वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैल्सिपेरम मलेरिया के बारे में, जिसपे हम लोग मेनली मैलिगेंट टर्सियन मलेरिया का बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसका पैथोजेनेसिस एंड कॉम्प्लिकेशन को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट एंड द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस को। तो पैथोजेनेसिस में मेन होता है सेक्वेस्ट्रेशन ऑफ द पैरासाइट। इसमें होता क्या है कि ब्लड वेजल्स के अंदर, जो ब्लड वेजल्स डीप विसल ऑर्गन को सप्लाई करती हैं ब्लड, उसमें फैल्सिपेरम के इन्फेक्शन की वजह से आरबीसी में कुछ अल्ट्रेशन आता है, जिसके वजह से वह एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है, ब्लॉकेज क्रिएट करने लगती है। तो समझते हैं। फैल्सिपेरम हैव एबिलिटी टू सिक्वेस्टर द पैरासाइट इन ब्लड वेजल्स ऑफ डीप विसरल ऑर्गन लाइक ब्रेन, किडनी इट्सेट्रा। यहाँ पर यह दो फिनोमेना को फॉलो करते हैं, साइटोएधरेंस और रो सेटिंग। साइटोएधरेंस एंड रो सेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग साइटोएधरेंस को समझते हैं। साइटोएधरेंस के फिनोमेना में होता क्या है कि यहाँ पर जो आरबीसी होता है, फैल्सिपेरम के इन्फेक्शन की वजह से आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1 बोलते हैं इस एंटीजन को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PFEMP1 भी बोलते हैं। इससे होता क्या है, यह एंटीजन जब आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है तो वह ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट एंडोथेलियम के ऊपर जाकर के बाइंड कर जाता है। तो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द वैस्कुलर एंडोथेलियम ऑफ द डीप ऑर्गन पे वह जाकर के स्टिक हो जाता है। एक फिनोमिना और होती है जिसको बोलते हैं रो सेटिंग। रो सेटिंग के केस में क्या होता है कि यहाँ पर PFEMP जो रिसेप्टर होता है, वह इन्फेक्टेड आरबीसी को अन इन्फेक्टेड आरबीसी से बाइंडिंग करवाता है। तो ये प्रोसेस होता है, बोलते हैं रो सेटिंग। अब समझते हैं इसमें होता क्या है। तो जिस तरह से ब्लॉकेज करता है ये ब्लड वेजल्स का, उसके वजह से क्या होता है कि ऑर्गन्स में सप्लाई कम जाती है या उसका क्लियरेंस कम जाता है। तो मेनली बात करें, अवॉइड द फ्रीक्वेंट स्प्लीन पैसेज, हेंस कैन स्केप स्प्लेनिक क्लियरेंस। और मेन बात तो यह होती है कि जो एंटीजन होता है इसके अंदर, जिसको हमने समझा अभी, PF क्या था, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, उसमें हमेशा वेरिएशन आते रहता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी उस पर ठीक से काम नहीं कर सकता। यह बेसिक पैथोजेनेसिस का फिनोमिना होता है। अब हम लोग समझेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन को, तो यह बेनाइन मलेरिया के कंपेयर में ज़्यादा सीवियर होता है, मोर एक्यूट एंड सीवियर एज कंपेयर टू द बेनाइन मलेरिया। फिर बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बहुत से पॉइंट में पढ़ने हैं, बहुत से डिजीज के बारे में पढ़ना है जो कि एसोसिएटेड है फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे सेरेब्रल मलेरिया। तो इस केस में क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, उनके अंदर प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म क्या है उसके थ्रू, जिससे से क्या होता है, वैस्कुलर ऑक्लूजन हो जाता है और जो ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। उसको बोलते हैं सेरेब्रल एनॉक्सिया। तो ये मोस्ट सीरियस कंडीशन है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन सीन इन द फैल्सिपेरम मलेरिया। इट रिजल्ट इन द प्लगिंग ऑफ ब्रेन कैपिलरी बाय सेक्वेस्ट्रेटेड पैरासाइट लीडिंग टू द वैस्कुलर ऑक्लूजन एंड द सेरेब्रल एनॉक्सिया। फिर समझते हैं हम लोग परनीसियस मलेरिया के बारे में। इसके अंदर तीन तरह के डिजीज हमको पढ़ना है। सबसे पहला जो है ब्लैक वाटर फीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट भी आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लैक वाटर फीवर, फिर अल्जिड मलेरिया, फिर सेप्टिसेमिया मलेरिया। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक वाटर फीवर के बारे में। वाटर फीवर के बारे में, तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई पेशेंट है जो कि क्यूनिन का ट्रीटमेंट ले रहा है, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है हमारा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके अंदर पहले से ही मलेरिया हो चुका है। तो उसके केस में क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है। इसका मतलब वेसल्स के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है, जिसकी वजह से फीवर होता है और हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। तो समझते हैं ब्लैक वाटर डिजीज के बारे में, इसके डेफिनेशन को समझते हैं सबसे पहले। तो इट ऑकर फॉलोइंग quinine treatment of the falciparum malaria occurring in the previously infected subject।
मतलब उसको पहले से ही फैल्सीपेरम मलेरिया का प्रॉब्लम है और वह क्विनिन ट्रीटमेंट को ले रहा है, तो उसमें होता क्या है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है, जिससे कि फीवर और हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। अब समझते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। ब्लैक वाटर फीवर कैसे होता है, उसमें क्या पैथोजेनेसिस है। तो बेसिक एक एंटीबॉडी जनरेट होती है जो कि क्यूनिनाइज्ड आरबीसी के अगेंस्ट होती है, या तो पैरासाइट जिसमें फैल्सीपेरम है उसके, या जिसके ऊपर हमारा जो मेडिसिन एंटी मलेरियल ड्रग काम कर रहा है उस पे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से और ट्रीटमेंट की वजह से इम्यूनो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन करते हैं आरबीसी का, चाहे उसके अंदर पैरासाइट हो या ना हो, सबको तोड़ने का काम करते हैं। इसी वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। तो विथ द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन एंड क्विनिन ट्रीटमेंट देयर इज इम्यूनो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय द कंप्लीमेंट mediated massive destruction of the both parasite and non-parasitized RBCs। यह बेसिक हुआ पैथोजेनेसिस के बारे में, किसके, ब्लैक वाटर फीवर में। इसमें होता क्या है कि जिस तरह से यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी ब्रेक होती है और वहाँ पे फ्री हीमोग्लोबिन अवेलेबल रहता है। वह फ्री हीमोग्लोबिन आसानी से हमारे किडनी के अंदर जा सकता है, जिससे कि जो यूरिन होती है वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में जो यूरिन है कंप्लीटली ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है। फिर समझते हैं एल्जिड मलेरिया के बारे में। तो इस केस में क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन है उसकी स्किन जो होती है वो कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाता है, मतलब वहाँ पे काफी वाटर टाइप का स्वेट बहुत दिखाई देता है स्किन पर। फिर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है, मेनली यह शॉक से रिलेटेड डिजीज होता है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय द कोल्ड क्लैमी स्किन, हाइपोटेंशन और पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलर एंड द प्रोफंड शॉक, मतलब वहां पर शॉक का कंडीशन आता है क्योंकि वाटर लॉस की वजह से हो सकता है। तो पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलर एंड द प्रोफंड शॉक। तो यह हुआ हमारे एल्जिड मलेरिया के बारे में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको स्वेटी हैंड दिखाई दे रहा है, तो क्लैमी स्किन इसको बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं सेप्टिसेमिया मलेरिया के बारे में। इसमें सिंपल आपको पता है सेप्टिसेमिया मतलब क्या होता है, बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन, या यूं बोल सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है इसके अंदर, और बहुत से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो मल्टी ऑर्गन फेलर का केस दिखाई देता है। देखिए ये सब जो डिजीज है वो हम लोग पैथोलॉजी में अच्छे से पढ़ते हैं, बस यहाँ पर आपको याद करना है कि किससे किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे अगर आपको नाम भी याद है और एक दो पॉइंट तो सफिशियंट है। सेप्टिसेमिया मलेरिया हुआ ये इडिमा एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो अगर सीवियर इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का, तो होता क्या है कि जनरली लंग्स में नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा हो जाता है, जिसमें होता क्या है कि अगर ओवर हाइड्रेशन होता है तो इसकी सीवियरिटी और भी बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, अगर फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन ज़्यादा है तो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडिमा होता है, और जो सीवियरिटी है अगर ओवर हाइड्रेशन होता है तो और भी बढ़ जाती है। जनरली यह एंटी मलेरियल थेरेपीज के लिए कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं या कोई फायदा नहीं करता है, काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रेट है। लेकिन ये सब जो डिजीज़ हैं ये सब इतने कॉमन नहीं है, रेयर डिजीज़ हैं। हालांकि मोर्टेलिटी रेट जो है 80% इसकी होती है, 80% मोर्टेलिटी रेट होती है। तो सीवियर फैल्सीपेरम मलेरिया इन द एडल्ट may lead to the non-cardiogenic pulmonary edema often aggravated by the overhydration। फिर इट डज नॉट यूजली रिस्पॉन्ड टू द एंटी मलेरियल थेरेपी। जो मोर्टेलिटी रेट है वो मोर देन 80% है। यह हुआ बेसिक पल्मोनरी इडिमा एंड एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। अब समझते हैं कंडीशन जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है इस केस में, लेकिन इसका भी बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है। अब समझते हैं इसमें होता क्या है। तो यह जनरली बच्चों में, चिल्ड्रेंस में, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें ज़्यादा देखा जाता है, या तो जिसमें क्यूनिन का ट्रीटमेंट चल रहा हो, क्यूनिन का ट्रीटमेंट चल रहा हो, या बच्चा हो, चिल्ड्रेन हो, या प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो उससे यह ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द पुअर प्रोग्नोसिस एंड इज पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक इन द चिल्ड्रेन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉलोइंग द क्यूनिन थेरेपी। तो ये हुआ हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में। अब जो मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम है, या यूं बोल सकते हैं जो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा लिंक करना चाहते हैं, वह होता है रीनल फेलर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग पैथोजेनेसिस पढ़ रहे थे स्प्लीन और रीनल के बारे में,
जिसमें होता क्या, ब्लॉकेज होता है क्योंकि आरबीसी का सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, तो जो वहाँ की माइक्रोवेस्कुलरिटी है, जो पतली ब्लड वेसल्स हैं, उनके ब्लॉकेज से क्या होता है, किडनी में, जो किडनी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, टीसीटी डीसीटी हम लोग जानते हैं, तो वहाँ पर नेक्रोसिस क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से किडनी या रीनल फेलर हो सकता है। यह कॉमन है एडल्ट एंड चिल्ड्रेन दोनों में, लेकिन अगर कंपेयर करें तो एडल्ट में यह मोर कॉमन है एज कंपेयर टू द चिल्ड्रेन। तो इट्स ऑकर ड्यू टू द इरिथ्रोसाइट सिक्वेस्ट्रेशन इन द रीनल माइक्रोवेस्कुलेचर लीडिंग टू द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इट इज कॉमन अमंग द एडल्ट देन द चिल्ड्रेन। यह हुआ रीनल फेलर के बारे में। फिर समझते हैं ब्लीडिंग या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इसमें सिंपल सा है कि कई बार क्या होता है, पता भी नहीं होता है कि इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो रहा है, लेकिन तब भी अगर हमें सिम्टम दिखाई देता है कि ब्लड प्रेजेंट है गम, नोज, इंटेस्टाइन में, तो यह प्रॉब्लम होती है। तो समझते हैं ब्लीडिंग या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, पेशेंट प्रेजेंट विद द सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग एंड हेमोरेज फ्रॉम द गम्स, नोज एंड इंटेस्टाइन with or without evidence of the disseminated intravascular coagulation। तो यह हुआ ब्लीडिंग एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के बारे में। अब समझते हैं सीवियर जॉन्डिस का केस। देखिए यहाँ पे जॉन्डिस का केस डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आरबीसी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आरबीसी आपको पता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये सब जॉन्डिस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यह भी मोर कॉमन है एडल्ट में एज कंपेयर टू द चिल्ड्रेन। तो मोर कॉमन अमॉन्ग द एडल्ट देन द चिल्ड्रेन। किसकी वजह से हो सकता है, या तो हीमोलाइसिस का कारण हो सकता है, या एनी हाउ हेपेटोसाइट की इंजरी हो जाए, या कोलिस्टेसिस हो जाए, ये सब इसके कॉज हैं। इनके साथ साथ हमें यहाँ पर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी का ब्रेक हो रहा है, तो एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। सीवियर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमेटिक एनीमिया देखने मिलता है, और एसिडोसिस की भी कंडीशन दिखाई देती है, जिसका वजह है क्या है, ऑर्गेनिक एसिड का इकट्ठा होना। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पर एसिडोसिस भी देखने को मिल सकता है। तो ये वो बेसिक कॉम्प्लिकेशन जो होता है। अब हम लोग समझेंगे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मलेरिया। इस केस में हम लोग 3 पॉइंट को यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगेली सिंड्रोम, ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिकल अफ्रीका में देखने को मिलता है। प्रॉब्लम स्प्लिनोमेगेली की प्रॉब्लम नेम ही इसको इंडिकेट कर रहा है। नेम ही इसको फिर पढ़ेंगे हम लोग कॉटन, फिर पढ़ेंगे हम लोग कॉटन मलेरियल मलेरियल नेफ्रोपैथी, जो कि रीनल की प्रॉब्लम है। कॉटन मलेरियल। फिर एक केस होता है इसमें, फिर एक केस होता है इसमें चांसेस बर्किट बढ़ जाते हैं, लिम्फोमा के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। बर्किट तो लिम्फोमा, प्रमोट्स द इन बर्किट तीन टॉपिक लिम्फोमा को यहाँ पे इन तीन समझना टॉपिक है, को मैं यहाँ थ्री पे समझना है, थ्री कॉम्प्लिकेशन को समझना है। सबसे पहले समझते हैं ट्रॉपिकल सबसे पहले समझते हैं ट्रॉपिकल स्प्लिनोमेगेली सिंड्रोम। इसका जो दूसरा नाम होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव मलेरियल। मतलब बॉडी बहुत ज्यादा ही मतलब बॉडी बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। ये मेनली देखने को कहाँ मिलता है, मेनली देखने को कहाँ मिलता है, इसका एंडेमिक एंडेमिक एरिया जो है अफ्रीका ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया में और इंडिया में भी है, एशिया में देखने को इंडिया में मिलता भी है। है देखने को अब मिलता यह है। मलेरियल, अब यह स्प्लिनोमेगेली है, इसमें क्या होता है, आईजीएम क्या होता है, बढ़ जाता है। आईजीएम क्यों बढ़ बढ़ता जाता है, है। तो क्यों बढ़ता है, बार बार तो मलेरिया का बार प्रॉब्लम बार होने से, मलेरिया का repeated प्रॉब्लम मलेरियल होने से, infection रिपीटेड क्या होता मलेरियल है, इन्फेक्शन होने से बॉडी क्या इरिटेट होता हो है, जाती है, बॉडी और वह इरिटेट हो जाती है, abnormal और वह immunological एबनॉर्मल response इम्यूनोलॉजिकल show रिस्पांस इसके वजह से बॉडी में आईजीएम इसके वजह से बढ़ बॉडी जाता में है, आईजीएम जो बढ़ कि जाता है, स्प्लिनोमेगेली को cause स्प्लिनोमेगेली को तो cause इट करता रिजल्ट है। फ्रॉम द तो it result from the abnormal immunological response to the repeated malaria infection by the elevated characterized by the IgM elevated and massive IgM splenomegaly। and massive splenomegaly। एक अच्छी बात यह है आपके एक लिए, अच्छी बात यह है आपके जो लिए इसका प्रोग्नोसिस कि है, जो इसका यह प्रोग्नोसिस है, एंटी-मलेरियल यह ड्रग के लिए एंटी-मलेरियल रिस्पॉन्स ड्रग करता के है, लिए रिस्पॉन्स करता है, टू द रिस्पॉन्ड वेल टू द एंटी-मलेरियल एंटी-मलेरियल कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस। यह हुआ, वे हमने यह पिछले हुआ, में पढ़ा वे था, हमने जो पिछले पल्मोनरी में पढ़ा एडिमा था, था, जो पल्मोनरी वो एडिमा था, respond नहीं ठीक कर रहा से, था, ठीक से नहीं कर रहा था एंटी-मलेरियल एंटी-मलेरियल ड्रग्स के सामने। फिर समझते हैं कॉटन कॉटन मलेरियल कॉटन मलेरियल मलेरियल नेप्रोपैथी तो के यह बारे में। कॉमन तो है यह प्लाज्मोडियम, कॉमन है मलेरिया के प्लाज्मोडियम केस में देखने को मलेरिया मिलता के है, केस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम में नहीं है ये, प्लाज्मोडियम में नहीं है ये, मलेरिया के प्लाज्मोडियम केस में मलेरिया और के बाकी केस जगह में भी मिलता है, देखने को मिल और सकता बाकी है, जगह भी rarely देखने को मिल सकता है, मिलता रेयरली इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो ग्लोमेरुलाई है डैमेज जाती है, वह किसकी डैमेज वजह जाती से, है इम्यून कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से, इम्यून यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की वजह से, नेफ्रोपैथी यहाँ की पे प्रॉब्लम नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम मिलती है। देखने को सिंपल सा था मिलती है। कॉटन सिंपल सा था कॉटन मलेरियल नेफ्रोपैथी। या किस तरह से बर्किट लिम्फोमा के चांसेस को बढ़ाता है। तो जनरली हम लोग क्या समझ रहे थे अभी कि इम्यूनो कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लेकिन इस केस में क्या देखने को मिलता है कि
बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से अफ्रीकन चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर सीवियर इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, जिससे कि अदर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एप्स्टेन बार वायरस की बात करें तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बर्किट्स लिम्फोमा की। तो malaria induced the severe immunosuppression in the African children, provoke the Epstein-Barr virus infection to develop the Burkitt's lymphoma। तो यह बेसिक बात हुआ पैथोजेनेसिस एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इसमें कई ऐसी डिजीज थी जो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो अगर आप उस पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर हम दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज हमारा मलेरिया टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के बारे में।